जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पार्थवी कंपटीशन क्लासेस की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कैसे आप सीटेट और यूपीटेट 2021 के एग्जाम में मैथमेटिक्स के सेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। बेसिकली हम इस वीडियो में मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जो फर्स्ट चैप्टर आपका मैथमेटिक्स का रहता है नंबर सिस्टम, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में जल्दी ही इस चैनल पर लाने की कोशिश करूंगा कि बाकी जो सेक्शंस हैं उनकी प्रिपरेशन आपको किस तरीके से करनी है। चलिए एक बार बता दें कि आपको वॉइस क्लियर आ रही है कि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे कि नंबर सिस्टम होता क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस तरीके के बन सकते हैं। थोड़ा सा ब्रीफ में मैं आपको कॉन्सेप्ट डिस्कस करता हुआ चलूंगा और मेरी स्ट्रैटेजी ये है कि मैं आपको अराउंड 25 वीडियोस के माध्यम से मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊं इसी चैनल पर। उसके बाद हम करेंगे प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस हम बहुत ही जल्दी अरेंज करने वाले हैं। साथ ही साथ हो सकता है कि ये जो हमारी जो कॉन्सेप्ट की सीरीज है इसी के साथ साथ ही आपको प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी मिलना बीच में शुरू हो जाएं, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है मुझे, इसलिए। चलिए तो इसमें सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में देखते हैं कि फर्स्ट चीज हमें जो समझनी है इसमें वो क्या है। बेसिकली राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं क्या होती हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो नंबर के बारे में समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि नंबर्स को पढ़ा किस तरीके से जाता है। तो सबसे पहले अगर हम नेशनल नंबर्स की बात करें यानी राष्ट्रीय संख्याओं की बात करें तो हमें पता है हम करोड़, अरब इस तरीके से नंबर्स को प्रोनाउंस करते हैं, पढ़ते हैं। लेकिन वहीं अगर अंतर्राष्ट्रीय जो पद्धति है उसकी बात करें तो उसमें बात होती है मिलियंस, बिलियंस और ट्रिलियंस की। बेसिकली होते क्या है तो मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूं। ऊपर में लिख रहा हूं राष्ट्रीय संख्याएं, ऊपर में लिख रहा हूं राष्ट्रीय संख्याएं और नीचे लिख रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संख्याएं। अब किस तरीके से इनको पढ़ते हैं, सबसे पहले आता है वंश या इकाई का, तो इकाई दोनों में सेम होता है। उसके बाद आता है टेंस यानी दहाई, दहाई भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय में सेम होता है। उसके बाद आता है 100, राष्ट्रीय संख्या में 100 बोलते हैं और अंतर्राष्ट्रीय संख्या में भी 100 बोला जाता है। उसके बाद बात आती है राष्ट्रीय संख्या में तो 1000 और अंतर्राष्ट्रीय संख्या में भी 1000 बोला जाता है। उसके बाद 10,000 या फिर इसको हम बोलें 10,000। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम 10,000 बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर बात आती है हम राष्ट्रीय संख्या में बोलते हैं 10,000 के बाद लाख। ठीक है, और यहाँ पर आपको 10,000 के बाद 100,000 भी लिखना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय नंबर्स में स्टार्ट होता है वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000। जहां पर हम लोग लाख लिखते हैं वहीं अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 100,000 लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद बात आती है 100,000 के बाद यहाँ पर राष्ट्रीय संख्या में हम लोग लिखते हैं 10 lakhs यानी 10 लाख। ठीक है, और 10 लाख के स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय संख्या में क्या लिखा जाता है, मिलियन। ठीक है, मिलियन लिखा जाता है दोस्तों। 10 lakhs को मिलियन बोलते हैं। उसके बाद बात आती है करोड़, हम लोग उसके बाद बढ़ जाते हैं करोड़ के हेर फेर में। उसके बाद करोड़ को हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या कहते हैं, 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन के। इसके बाद बात आती है 10 करोड़। 10 करोड़ को हम अगर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखें तो कितना लिखेंगे दोस्तों, 100 मिलियन। 100 मिलियन को हम क्या कहते हैं राष्ट्रीय पद्धति में, 10 करोड़। होपफुली आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। बेसिक सी चीज है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस कहीं ना कहीं हो सकता है एक आध देखने को आपके एग्जाम्स में मिल सकता है। उसके बाद बात करेंगे संख्याएं होती कितनी प्रकार की हैं, संख्याओं के प्रकार कितने होते हैं। तो संख्याओं के प्रकार यहाँ पर नीचे लिखे हुए हैं, मैं इनको ब्रीफ में डिस्कस करता हुआ चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पर देख पा रहे हैं लिखा हुआ है प्राकृतिक संख्याएं। जैसा कि नाम से यहाँ पर आप लोग समझ पा रहे हैं, नेचुरल नंबर्स, जो को हम जिन संख्याओं को नेचुरली यूज करते हैं, गिनती में यूज करते हैं, उनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है मैं शॉर्ट में बताता हूँ। आपने कभी अभी तक आपने कभी सुना है किसी स्टूडेंट या किसी ने बोला हो कि इस क्लास में 0 बच्चे हैं, यानी 0 को हम काउंटिंग में यूज नहीं करते हैं, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में 0 को इंक्लूड नहीं किया जा सकता। ठीक है, या नहीं किया जाता है। नेचुरल नंबर्स या प्राकृतिक संख्याएं स्टार्ट कितने से होती हैं, 1, 2, 3, 4 और इसी प्रकार से आप जितने तक काउंटिंग जानते हैं ये सभी क्या हैं, प्राकृतिक संख्याएं या नेचुरल नंबर्स हैं। इनको हम गिनती में या फिर बोलने में, बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर्स।
नेक्स्ट बात आती है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण मतलब इन संख्याओं को पूरा करने के लिए एक अंक की जरूरत होती है, वो होता है जीरो। जीरो के बिना संख्याएं पूरी नहीं हो सकती, इसलिए एक अलग ब्रैकेट बनाया गया जिनको बोला गया होल नंबर्स या पूर्ण संख्याएं। इसमें जीरो को भी इंक्लूड कर दिया गया, 0 1 2 3 4 5 अप टू आप जहां तक काउंट कर पाए इनफाइनाइट तक। ठीक है, अब बात आती है, ये तो हमने प्लस की संख्याएं लिखी, कहीं पर हमें माइनस की संख्याओं की भी जरूरत पड़ती है। तो माइनस की संख्याओं के लिए हमने क्या इजाद किया, पूर्णांक या इंटीजर्स इनको हम बोलते हैं। जीरो से पहले की जो संख्याएं होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, ऋणात्मक पूर्णांक। -1 -2 -3 -4 -5। इस तरफ अगर बढ़ेंगे तो हम क्या पाएंगे, 1 2 3 4 5। यहां पर बात जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है, याद रखने लायक, वो क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहा हूं। सपोज अगर आपसे कोई पूछे कि -5 और -3 में कौन सा नंबर बड़ा है, इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है कि जो नंबर राइट साइड में होगा, जो नंबर राइट साइड में होगा, इस तरीके से नंबर लिखे जाते हैं, और जो नंबर राइट साइड में होगा वो नंबर बड़ा होता है। सपोज यहाँ पर -5 लिखा हुआ है, यहाँ पर -3 लिखा हुआ है, तो -3 ऑब्वियसली यहाँ पर क्या होगा, बड़ा होगा। -3 नंबर बड़ा होगा, या ग्रेटर नंबर क्या होगा, -3, और -5 क्या होगा, -3 से छोटा होगा। सेम अगर हम देखें कि -1 बड़ा है, -1 बड़ा है या 0 बड़ा है, तो आप सभी को बता दूं कि जो 0 होता है वो माइनस की सभी संख्याओं से बड़ा होता है, यानी माइनस की जितनी भी संख्याएं होती हैं सबसे बड़ा क्या होता है, 0 होता है। इसलिए कभी भी इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा कि माइनस की संख्या जो बड़ी होती है वो बेसिकली बड़ी नहीं होती है, वो संख्या छोटी होती है। माइनस की संख्या जितनी बड़ी होगी एक्चुअल में उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात आती है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं इंपॉर्टेंट हो जाती हैं क्योंकि इनको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। इसको P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं अपने भाषा में भिन्न बोलते हैं ना, भिन्न को क्या बोलते हैं, परिमेय संख्या। जैसे 4/5, ठीक है, या फिर 6/3 लिख दिया, या फिर 6 के अपॉन में लिख दिया हमने 5। तो ये सभी क्या है, परिमेय संख्याएं। सपोज अगर लिखा हो सिर्फ 5, क्या ये एक परिमेय संख्या है? आप सभी लोग कमेंट्स में बताएंगे कि सिर्फ 5 जो लिखा हुआ है क्या ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कोई भी नंबर होता है उसके अपॉन में 1 हमेशा लिखा हुआ होता है, क्योंकि 1 से अगर हम किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वैल्यू बेसिकली 5 ही आएगी, या वही नंबर आएगा जो उसके न्यूमरेटर में लिखा हुआ होता है। अब P/Q के में जो लिखा हुआ है इसमें दो चीजें समझने वाली हैं। यहाँ पर पहली चीज समझने वाली क्या है कि जो ऊपर का नंबर लिखा हुआ होता है, P लिखा हुआ होता है, ये क्या होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर या अंश। न्यूमरेटर या हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, ठीक है। और नीचे जो लिखा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर या हिंदी में इसको बोलते हैं हर, ठीक है। ऊपर जो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं अंश, और नीचे जो लिखा हुआ होता है उसको हम बोलते हैं हर। दूसरी चीज इसमें याद रखने वाली ये है कि हर कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता, यानी यहां पर P की वैल्यू क्या होगी। अब यहां पर एक याद रखने वाली बात क्या है, जहां एक चीज इंपॉर्टेंट है, जहां P इज इक्वल्स टू इंटीजर। इंटीजर मतलब पूर्णांक, कोई भी पूर्णांक हो सकता है, -1 -2 -5, यानी हम लिख लेते हैं -5, ठीक है। और Q यहां पर क्या होगा, Q कोई भी इंटीजर होगा एक्सेप्ट 0। 0 के इक्वल नहीं हो सकता कोई भी नंबर या इंटीजर, 0 के इक्वल नहीं, और कोई भी इंटीजर। सपोज हमने यहां पर लिख दिया 7, तो ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। सपोज अगर किसी नंबर के अपॉन में 0 अगर लिखा हुआ है तो वो एक रेशनल नंबर नहीं है या एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि 7/0 को परिभाषित नहीं क्यों बोला जाता है। अगर आप 7 में 0 का डिवाइड करेंगे तो 0 का टेबल आप कितने टाइम्स पढ़ सकते हैं। 0 का टेबल अगर आप 1 टाइम्स पढ़ेंगे तब भी 0 आएगा, 0 का टेबल 5 टाइम पढ़ेंगे तब भी 0 आएगा। सपोज मैंने 0 का टेबल 9 टाइम्स पढ़ा तब भी यहां पर कितना आया, 0। यहां पे कितना बचा, 7,
वापस से अगर हम जीरो का टेबल कितने भी टाइम्स पढ़ें लेकिन आएगा तो यहाँ पे जीरो ही, और जीरो ऑब्वियसली 7 से छोटा ही होता है। यहाँ पे अगर हम 5 टाइम्स टेबल पढ़ते हैं तब भी यहाँ पर जीरो आया, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वापस 7 आ गया। इट मीन्स कि इसकी वैल्यू 95 भी हो सकती है। वापस अगर मैं एक और बार इसको करना चाहूँ, जीरो का टेबल में 1 टाइम पढ़ता हूँ तो जीरो आता है, यहाँ पर 7 बचता है। जीरो का टेबल 5 टाइम्स पढ़ता हूँ तब भी यहाँ पे जीरो आता है और रिमाइंडर 7 बचता है। यहाँ पर भी इसकी वैल्यू कितनी आ गई 15, यानी इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है। इट मीन्स अगर इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है तो इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता, या ये संख्या जो है अपरिभाषित है और रेशनल नंबर नहीं है। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आई है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, और ये जो चीजें मैं लिखवा रहा हूँ या बोल रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, इसको आप एक कॉपी में नोट करते जाइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको शायद है कि और जगह सुनने को या देखने को ना मिले, ठीक है। चलिए, उसके बाद एक और मैं आपको डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि ऊपर यानी अगर अंश में 0 लिखा हुआ है और अपॉन में 7 लिखा हुआ है तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? हाँ, ये परिमेय संख्या है, ठीक है। हाँ, ये एक परिमेय संख्या है। क्यों है, एक्सप्लेन करके देखते हैं इसको। अगर 0 में हम 7 का डिवाइड करेंगे तो 7 का टेबल अगर हम 0 टाइम्स पढ़ेंगे तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 0, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 0। हमारा मोटिव क्या होता है, रिमाइंडर 0 लाना, और टेबल कितने टाइम्स पढ़ा 0, यानी इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। 0 को अगर 5 से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे हमने 5 लिखा, 5 का टेबल 0 टाइम्स पढ़ा तो यहाँ पे कितना आया 0, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा रिमाइंडर भी 0। तो हमें क्या प्राप्त हुआ यहाँ पर 0, यानी हर कंडीशन में हमें एक ही वैल्यू मिल रही है 0। इट मीन्स ये एक परिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं ये समझ लेते हैं। अगर आपको लगता है कि जो मैंने लिखवाया है वो इंपॉर्टेंट है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं जिनको P/Q या P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो संख्या क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या। सपोज अगर मैं आपको यहाँ पर एक वैल्यू दे दूं रूट का 3, इसकी वैल्यू कितनी होती है आप सभी में से कुछ लोगों को पता भी होगा 1.732 और डॉट डॉट डॉट, यानी इसकी वैल्यू बहुत लंबी जाती है, डिवाइड कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं पाता है, ठीक है। या फिर मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिख दूं क्या, पाई। पाई एक परिमेय संख्या है या नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, पाई एक परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो इस तरीके से अपरिमेय संख्याएं आपने समझ ली। जो संख्याएं परिमेय संख्याएं नहीं होती हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, अपरिमेय संख्याएं। जैसे रूट के अंदर कोई भी अभाज्य या प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर रूट के अंदर जिसको दूसरे से भाग ना दिया जा सके। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पर रूट के अंदर 5, रूट के अंदर 7, ठीक है, तो ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर यहाँ पे कहीं लिखा हुआ है रूट के अंदर 9, तो क्या ये एक परिमेय संख्या है? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या रूट 9 एक परिमेय संख्या है? छोटा सा एक क्वेश्चन आपके लिए, क्या अंडर रूट 9 एक परिमेय संख्या है? एक परिमेय संख्या है? आप सभी को कमेंट्स में आंसर बताना है। चलिए, होपफुली आपने कमेंट्स में अपने आंसर्स दे दिए होंगे। चलिए अब हम इसको देखते हैं कि क्या रूट 9 एक परिमेय संख्या है। रूट 9 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 3 × 3, 3 3 जा 9 होता है, तो इसका स्क्वायर रूट क्या निकल के आया, स्क्वायर रूट क्या निकला इसका 3, और 3 एक क्या होता है, परिमेय संख्या होता है दोस्तों, क्योंकि इसके अपॉन में कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है। इट मीन्स ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, रूट के अंदर कोई ऐसी वैल्यू जिसका स्क्वायर रूट निकाला जा सके वो कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं होता है। ऑलवेज इट विल बी अ रेशनल नंबर। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटी सी चीज लिखी हुई है, इवन नंबर्स। आप सभी लोगों को पता होगा जिनके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, इन सभी को हम क्या कहते हैं, इवन नंबर्स कहते हैं, या फिर इनको कहते हैं सम संख्याएं। हिंदी में इनको क्या कहते हैं, सम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिनके लास्ट में 1, 3, 5, 7 एंड 9 होता है, वो सभी क्या कहलाती हैं, विषम संख्याएं या ऑड नंबर्स कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर आप देख पा रहे होंगे, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, या प्राइम नंबर्स इंग्लिश में बोलते हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, सभी नोट डाउन करते जाइए कि सम संख्याएं और विषम संख्याएं। थ्योरी आप लोग इतने तो बड़े हो ही गए होंगे कि थ्योरी तो लिखवाने की शायद मुझे जरूरत नहीं है, आप अपने मन से लिख सकते हैं। और अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर्स, मैं बताऊं अगर प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको सिर्फ स्वयं से
स्वयं से विभाजित होते हैं या फिर एक से विभाजित होते हैं, एक से विभाजित। अच्छा, एक चीज आपको समझनी होगी यहां पर, एक से तो हर एक संख्या विभाजित होती है, क्योंकि एक तो सबके बटे में लिख सकते हैं, सबके अपॉन में लिख सकते हैं, तो एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। लेकिन बात आती है कि और किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होनी चाहिए। सपोज मैंने यहां पर लिखा 5, तो 5 को अगर आप 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 5 जा 5, ठीक है। अगर इसी 5 को आप 2 से डिवाइड करने की कोशिश करें या 3 से डिवाइड करने की कोशिश करें तो क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, और सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, सिर्फ और सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड होगा। इट मींस ये क्या है? एक प्राइम नंबर है। क्या है? प्राइम नंबर, ठीक है, समझ गए दोस्तों? ये क्या है? प्राइम नंबर है। चलिए, अब उसके बाद बात आती है प्राइम नंबर्स के बाद, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइम नंबर्स के बाद बात आती है पूर्ववर्ती संख्याएं या प्रीडिशर्स, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको? इनको क्या बोलते हैं? प्रीडिशर्स या पूर्ववर्ती संख्याएं। पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं समझते हैं। पूर्ववर्ती संख्याएं वो संख्याएं होती हैं, जैसे सपोज मैंने आपको बोल दिया 5 का प्रीडिशर या पूर्ववर्ती, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या, पूर्व मतलब पहले वाली संख्या, 5 का पूर्ववर्ती 4, 1000 का पूर्ववर्ती 999, 1000 से पहले क्या आता है? 999। और परावर्ती संख्याएं क्या होती हैं? जैसे सपोज मैंने लिख दिया 99, तो 99 के बाद क्या आता है? 100। 99 का सक्सेसर क्या कहलाएगा? 100, यानी आगे वाली संख्या, आगे वाली संख्या, ठीक है। और यहां पर क्या है? पहले वाली संख्या, ठीक है, पहले वाली संख्या। सपोज एक यहां पर मैं बोल दूं 5892 का प्रीडिशर क्या होगा, यानी इससे पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, तो क्या बोलेंगे? 5881 बोलेंगे, ठीक है। इसी तरीके से परावर्ती संख्या या इसको सक्सेसर बोले अगर हम, तो अगर मैं बोलूं आपको 5892 का सक्सेसर क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं 5893 इसका सक्सेसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली है, विभाजिता के नियम या रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चंस आपको जरूर मिलेगा आपके एग्जाम में, होपफुली 2 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं, वरना एक तो आपको डेफिनेटली मिलना है और शायद 2 भी मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले लिखा हुआ है कि 2 से विभाजिता, यानी 2 से कौन कौन से नंबर विभाजित होंगे। मैं आपको बताऊं, जो नंबर सम संख्याएं होती हैं, सम संख्याओं का मतलब जिनके अंत में 0, 2, 4, 6 और 8 होता है, यानी जिनके अंत का डिजिट, लास्ट का डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो सभी संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। क्या होती हैं? 2 से विभाजित होती हैं, ठीक है। चलिए, जैसे मैं एक उदाहरण से आपको अगर समझाने की कोशिश करूं, एक संख्या लिखी हुई है 9298, संख्या क्या है? 9298, इसके लास्ट का डिजिट क्या है? 8, तो क्या ये 2 से डिविजिबल होगी? जी हाँ, ये 2 से डिविजिबल हो जाएगी, ठीक है, यानी क्योंकि इसके लास्ट में कितना है? 8, और 8 2 से डिविजिबल होता है, इसलिए ये संख्या 2 से विभाजित है, विभाजित। यहीं पर अगर मैं आपको यहां पर लिख दूं 9567, क्या ये एक जो संख्या है वो 2 से विभाजित होगी? ये 2 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? किसके? इसके लास्ट में क्या है? 7 है, और 7 2 से डिविजिबल नहीं होता है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या जो है वो 2 से विभाजित बिल्कुल नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है 3 से विभाजिता, बहुत ही ध्यान से समझने वाली बात है। 3 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होती हैं? सपोज मैं एक नंबर लिख देता हूं 13791, ठीक है, एक नंबर लिख दिया मैंने, या एक नंबर लिख दूं मैं यहां पर 1562, ठीक है, 2 नंबर्स मैंने आपके सामने लिख दिए। तो इनके डिजिट्स का सम करते हैं, इनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है, यहां पर मैं थ्योरी लिख देता हूं, अंकों का योग जो है वो 3 से विभाजित है। क्या है? विभाजित है, तो संख्या 3 से विभाजित
होगी। ठीक है, चलिए इसका अंकों का योग करके देखते हैं। 9 और 1 10। इसको इस तरीके से हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं 1 + 3 + 7 + 9 + 1। इन सभी को जोड़ते हैं, 3 और 1 4 और 7 11, 1 12 और 9 कितने होते हैं 21। दोस्तों कितने होते हैं 21। अब 21 को अगर आप 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, करके देखते हैं। 3 सत्ते 21 या 3 7 जा 21। इट मीन्स ये डिवाइड होता है। अगर ये 3 से डिवाइड होता है तो ये नंबर जो लिखा हुआ है पूरा का पूरा नंबर ये 3 से विभाजित होगा। क्या होगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अब अगर हम इस संख्या को देखने की कोशिश करें, ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है 1562। इसको अगर हम देखने की कोशिश करें यहां पर 1 + 5 + 6 + 2, इनके अंकों का योग कितना आता है 5 और 1 6 और 6 12 और 2 14। क्या 14 3 से विभाजित होता है? जी नहीं। अगर 14 3 से विभाजित नहीं होता है तो ये जो संख्या है ये भी 3 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, 4 से विभाजिता के कुछ नियम हैं, उसको समझ लेते हैं। 4 से विभाजित कौन कौन सी संख्याएं होंगी? जिस संख्या के अंत के 2 अंक, संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हैं तो संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, क्या समझना है आपको? अगर संख्या कि जो लास्ट के 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हैं तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी 4 से विभाजित होगी। एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक संख्या लिखी हुई है 1 1 4 5 6 और एक संख्या लिखी हुई है 2 5 7 9। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है 1 1 5 4 6। इसके लास्ट के 2 अंक क्या हैं? ये 2 अंक इसके लास्ट के अंक हैं 56। अब हम 56 को डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 4 से, तो 4 1 जा 4। ठीक है, बचा यहाँ पे 1, नीचे आया 4 और 4 4 जा 16। इट मीन्स 56 जो है वो 4 से डिविजिबल है, यानी इसके लास्ट के जो 2 अंक हैं वो 4 से विभाजित हैं। इस संख्या के लास्ट के 2 अंक कितने से विभाजित हैं? 4 से विभाजित है। ये पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। ठीक है, 4 से विभाजित होगी। अगर हम यही इस संख्या को ध्यान से देखें तो इसमें क्या लिखा हुआ है 2579। इसके लास्ट के 2 अंक क्या हो जाते हैं 79। 79 को हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे 4 से, 4 1 जा 4। यहाँ पे कितना बच रहा है 3, ऊपर से नीचे लाते हैं 39 और यहाँ पर 9 4 जा कितना होता है 36। यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 और ये जो रिमाइंडर बच रहा है ये प्रूफ करता है कि ये जो संख्या लिखी हुई है 2579 ये 4 से विभाजित कतई नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5 से विभाजिता का नियम बहुत ही इजी है। क्या इसमें इजी है? देखिए, अगर मैं आपको समझाऊं कि इसके अंत में अंत का जो अंक है, अंत का अंक 0 या 5 होना चाहिए। 0 या 5 अगर इसके लास्ट का अंक है तो ये पूरी की पूरी संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। किस तरीके से? उदाहरण के माध्यम से इसको भी समझते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है 31987 ठीक है, और दूसरी संख्या मैं यहीं पे अगर लिख दूं 31753। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लास्ट का अंक कितना है 5। इट मीन्स ये संख्या पूरी की पूरी 5 से विभाजित होगी। आप कॉपी में करके देख सकते हैं। और ये जो संख्या लिखी हुई है इसके लास्ट का अंक कितना है 3 है, तो ये संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि इसके लास्ट का अंक 3 है। आप कॉपी में करके डाउट क्लियर कर सकते हैं अगर आपके डाउट है कोई। ठीक है, चलिए अब बात आती है आगे 6 से विभाजित। कौन कौन सी संख्याएं जो हैं वो 6 से विभाजित होंगी? वो सभी संख्याएं यहां पर आप नोट करेंगे, वे सभी संख्याएं जो 3 तथा 2 से विभाजित हैं। क्या है? विभाजित हैं।
यानी 3 और 2 दोनों से विभाजित होती हैं संख्याएं, तो वो डेफिनेटली है कि 6 से भी विभाजित हो जाएंगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर एक संख्या दिखाना चाहता हूं, यहाँ पर 47802 ये एक संख्या लिखी हुई है। एक और संख्या लिख देता हूं 47891, ठीक है। दो संख्या यहाँ पर लिखी हुई है। यहाँ पर पहली संख्या जो है इसको आप ध्यान से देखें कि इसके लास्ट का अंक क्या है, 2 है। क्या है लास्ट का अंक, 2 है। तो इसका मतलब कि ये संख्या जो है वो 2 से तो विभाजित है, 2 से टिक कर लेते हैं, 2 से विभाजित है। अब 3 से इसको देखते हैं तो इनके अंकों का योग 7 और 4 11 और 8 19 और 2 21, और 21 3 से विभाजित होता है, इसलिए 3 और 2 दोनों से विभाजित है। और ये संख्या अगर 3 और 2 दोनों से विभाजित है, ये संख्या 6 से भी डेफिनेटली विभाजित होगी। यहीं पर अगर आप इसको देखेंगे इस संख्या को, इसके लास्ट में कितना लिखा हुआ है, 1, इट मीन्स ये 2 से विभाजित नहीं है। इसके अंकों का योग भी करके अब एक बार देख लेते हैं। 7 और 4 11, 11 और 8 19, 1 20 और 9 29, ये 3 से भी विभाजित नहीं है। अगर किसी भी एक से भी विभाजित नहीं है तो ये 6 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। चलिए 7 की विभाज्यता थोड़ी सी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन डेफिनेटली आई एम 90% श्योर कि आपको अगर मिलेगा तो 7 की विभाज्यता से ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि इसकी विभाज्यता का जो रूल है थोड़ा सा तिरछा है। समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक नंबर लिख दिया मैंने 25606, 25606। इसकी जो विभाज्यता का नियम होता है वो ये कहता है कि इसके लास्ट का अंक यानी इसके अंतिम अंक को 2 गुना करके बचे हुए संख्या में से घटाने पे जो संख्या प्राप्त होती है वो अगर 7 से विभाजित है, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में लाने का एक मेथड होता है। सपोज ये कितना लिखा हुआ है 6, और 6 का 2 गुना कितना होगा, 2 गुणे 6 या 2 गुणे 6 बराबर कितना होगा 12। अब 12 को इस बची हुई संख्या में से घटाना है, इस बची हुई संख्या में से 2560, इसमें सब्ट्रैक्ट करना है 12, ठीक है। मैं 12 को सब्ट्रैक्ट करके देखता हूं, यहाँ पे बचता है 8, यहाँ पे बचता है 4, यहाँ पे बचता है 5 और यहाँ पे बचता है 2। अभी भी इसमें डिवाइड करना थोड़ा सा लेंथी वर्क है, तो हम इसको एक बार फिर से इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं। तो 8 में मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 का, ये कितना हो जाएगा 8 2 जा 16, ठीक है। अब इस संख्या में से हम 16 अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पे कितना बचता है 2 3, सॉरी यहाँ पर क्योंकि ये जो है ये अंक यहीं से सब्ट्रैक्ट होगा तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 16 को। इरेज करके थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। ठीक है, चलिए तो यहां पर क्या संख्या लिखी हुई थी 8 और 4। अब क्योंकि ये 8 का 2 टाइम्स तो 16 हो गया और बची हुई संख्या में से सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां पर 16 को, ठीक है। इसको भी मैं इरेज कर लेता हूं। चलिए अब यहां पर क्या संख्या बच रही है, 4 में से 6 जाएगा नहीं, 14 में से 6 जाएगा तो यहां पे बचेगा 8, और 4 में से 1 जाएगा तो बचेगा यहां पर 3, और यहां पर बचता है 2। अब वापस इस संख्या का 2 टाइम्स यानी डबल करते हैं तो कितना हो जाता है 16, और 16 इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 23 में से, यहां से जाएगा 13 में से तो बचेगा 7, और 7 से विभाजित होता है। यानी इस प्रोसेस को जितने बार रिपीट कर सकते हैं आप रिपीट करते रहिए, सिंगल डिजिट में ले आइए, या फिर आप 238 को भी चेक कर सकते थे, इसकी डिविजिबिलिटी भी चेक कर सकते थे। नहीं करना चाहते और थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में ले आइए। यहाँ पर हमें 7 मिल गया है और 7 डेफिनेटली 7 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो कितने से विभाजित होगी 7 से। इसको अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप इसको वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके एक बार फिर से देखिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए। चलिए 8 से विभाजिता के नियम क्या है। 8 से विभाजित होने के लिए किसी भी संख्या में जो उसके लास्ट के 3 अंक होते हैं, जैसे हमने 4 से विभाजिता बताई थी, उसके लास्ट के 2 अंक 4 से विभाजित होते हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होती है, और 8 से विभाजित होगी अगर उस संख्या के अंतिम 3 अंक जो हैं वो 8 से विभाजित होते हैं। सपोज मैं यहाँ पर एक संख्या लिख देता हूँ 19796 लिख देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो इसके लास्ट के 3 डिजिट्स ये देख रहे हैं आप, 3 डिजिट्स के लास्ट के अगर ये 8 से विभाजित है, इसमें हम 8 का डिवाइड करेंगे, अगर ये तीनों के तीनों यानी ये जो इनसे संख्या बनी है ये 8 से डिवाइड हो जाती है, इट मीन्स ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। करके देखते हैं 796 डिवाइड करते हैं 8 से, 8 9 जा 72, यहाँ पे कितना बचेगा 7 और 6, नीचे लाते हैं 76 हो जाएगा, और
यहाँ पर वापस हम 8 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, तो 8 9 जा 72। इट मीन्स ये संख्या क्या है, 8 से डिविजिबल नहीं होगी, क्योंकि इसके लास्ट के जो ये डिजिट्स हैं ये 8 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये पूरी की पूरी संख्या होगी वो 8 से डिविजिबल नहीं होगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 से डिविजिबिलिटी के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे हम 3 से डिविजिबिलिटी चेक करते थे, किसी भी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाजित होती थी, वही रूल यहाँ पे भी लगता है। सपोज एक संख्या लिखी हुई है 71685, अगर हम इसके डिजिट्स का सम करें और 9 से डिवाइड करें और 9 से डिवाइड हो जाए तो ये संख्या पूरी की पूरी 9 से विभाजित होगी। अंकों का योग करके देखते हैं, 7 और 1 8 और 6 8 और 5, अंकों का योग करते हैं, 7 और 1 8 6 14 14 8 22 और 5 27 27 आता है। 27 डेफिनेटली 9 से डिवाइड होता है, इसलिए ये पूरी की पूरी जो संख्या है वो 9 से विभाजित होगी। क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। ठीक है, चलिए लास्ट में आपके लिए एक बहुत ही अच्छी एक ट्रिक भी लाऊंगा मैं, इसी वीडियो के लास्ट में आपको देखने को मिलेगी, कैसे आप किसी भी संख्या के जो है इकाई का स्थान का अंक प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है एसएससी और साथ ही साथ टेट और सीटेट का भी। ठीक है, 11 से विभाजिता क्या होगी इसकी, देख लेते हैं एक बार। 11 से कौन सा अंक विभाजित होगा, सपोज मैंने एक अंक लिख दिया 3480995, एक संख्या लिख दी मैंने। ये इस संख्या में आपको क्या देखना है, सबसे पहले सम और विषम स्थानों को डिफाइन करना है। सम स्थान मतलब यहां से देखना चालू करते हैं, ये सम, पहला विषम दूसरा सम, यानी एक डिजिट्स को छोड़ के। सीधा अगर हम इसको कहने की कोशिश करें तो एक एक डिजिट छोड़ के और क्या करना है, अंकों का योग करना है। क्या करना है, अंकों का योग, यानी 5 0 और 4 का करना है, 5 0 और 4 को सम करना है। ये कितना आया 9, और वापस इधर भी देखो 3 8 और 9 का करना है, 9 और 3 11 और 8 कितना होता है 9 और 3 12 12 और 8 कितना होता है 20, कितना होता है 20, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 20 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 9, यहाँ पे कितना बचता है 11, कितना बचता है आपके पास 11, 0 बचता है अगर डिफरेंस, या 11 का मल्टीपल यानी 11 22 33 इस प्रकार से कुछ बचता है, या तो 0 बचे या फिर 11 का मल्टीपल बचता है, तो ये जो संख्या है पूरी की पूरी वो क्या होती है 11 से विभाजित होती है। यानी सम स्थानों का योग क्या हो जाएगा 9 8 और 3 का योग कितना होगा, इनका योग 20 हो जाएगा, और विषम स्थानों का 5 0 और 4 का योग कितना हो जाएगा 9। 20 में से अगर 9 घटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 11, और 11 क्योंकि 11 का गुणज है इसलिए ये संख्या क्या होगी 11 से विभाजित होगी। ठीक है, 11 से विभाजित होगी। चलिए अब एक फेमस क्वेश्चन, फेमस तो नहीं कहना चाहिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि कई वर्षों में, पिछले वर्षों में इसके क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके एग्जाम्स में, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दे रहा हूँ। स्थानीय मान तथा जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान सपोज एक संख्या लिखी हुई है 85432, ठीक है, इसमें किसी भी अंक का स्थानीय मान अगर निकालना हो तो उसकी अंक का स्थान प्राप्त करते हैं। ये 2 कौन से स्थान पे लिखा हुआ है, वंश यानी इकाई के स्थान पर, तो 2 में इकाई का मतलब 1 का गुणा करते हैं, 2 1 2 2 1 2। सपोज अगर 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना हो तो 3 कौन से स्थान पे है, टेंस के यानी दहाई के स्थान, और दहाई का मतलब क्या होता है 3 में गुणा कितने का करना है 10 का, इट मींस 30 विल बी द आंसर। नेक्स्ट 4 100 के प्लेस पे यानी सैकड़े के स्थान पर है, तो 4 में यानी 4 में कितने का गुणा हमें करना पड़ेगा, यहाँ पर 100 का गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पर कितना आएगा 400। ठीक है, यहाँ पर देख पा रहे हैं 400 आएगा। और ये 5 कौन से स्थान पर है, ये है 1000 या 1000 के स्थान पर, इसलिए 5 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1000 का, इसका क्या आ जाएगा 5000। होपफुली आप समझ गए होंगे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। और 8 का क्या हो जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, दैट विल बी बिकम 80,000। ओके, चलिए होपफुली आप समझ गए होंगे कि स्थानीय मान क्या होता है। क्या होता है स्थानीय मान, क्या होता है। अगर किसी संख्या में जातीय मान पूछा जाए, सपोज अगर 5 3 2 1, इसमें अगर 3 का जातीय मान पूछा जाए, क्या पूछा जाए जातीय मान, ठीक है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या होती है, वही नंबर होता है जो उसको हम क्या कहते हैं फेस वैल्यू। 3 की फेस वैल्यू 3 का जातीय मान कितना होगा 3, 5 का जातीय मान 5 हो जाएगा। इसी प्रकार से हम जातीय मान निकाल सकते हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके
और हो सकता है कि जो एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पर देखते हैं, जैसे एक संख्या लिखी हुई है 4, 8, 5, 3 और इसकी पावर लिख दी गई है 84 और पूछ दिया जाता है कि इस संख्या के इकाई का स्थान ज्ञात करो। इस संख्या के इकाई का स्थान, जो इकाई का मान है, इकाई के अंक का, इकाई का अंक क्या होगा। ठीक है, कैसे निकालेंगे आप? क्या 3 का 84 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे या इस संख्या का 84 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे? जी नहीं, आपको कुछ भी नहीं करना है। करना सिर्फ इतना है कि जो पावर लिखी हुई है यानी घात को भाग देना है कितने से? 4 से। यानी पावर कितनी लिखी हुई है? 84 को डिवाइड करना है किससे? 4 से डिवाइड करना है। बस सिंपल सा लॉजिक है। 4 2 जा 8 हो गया, यहाँ बचा 0 पर से नीचे लाए 4 और वापस 4 का टेबल पड़ा 1 टाइम, 4 1 जा 4। कितना बचा यहाँ पे रिमाइंडर? 0। तो इसकी पावर हम 0 अगर बचता है तो इसकी पावर हम कितनी लिखते हैं? 4। ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर 0 बचता है, सिर्फ अगर 0 बचता है तो 4 8 5 3 की पावर हम कितनी लिखेंगे? 0 ना लिख के हम इसकी पावर लिखेंगे 4। ठीक है, अब इस 3 का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि सिर्फ यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई आपको करना है। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, इस पूरे नंबर का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं करना है, सिर्फ आपको इस लास्ट डिजिट का 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा कितना होता है? 9 और 9 3 जा कितना होता है? 27। और अगर आपको इतना भी ना करना हो तो आप इस 7 का मल्टीप्लाई अब 3 में कर दीजिए। 7 3 जा 21, यानी यूनिट डिजिट्स क्या आ जाएगा? इकाई का अंक। इकाई का अंक है वो क्या आ जाएगा? इकाई का अंक आ जाएगा 1 आपका यहाँ पर निकल के। ठीक है, थोड़ा सा अगर और इसको डिस्क्राइब करूं, अगर इसमें हम जो इसकी घात है वो बदल दूं, इसको मैं 45 कर देता हूं, तब इसको किस प्रकार से करेंगे एक और एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। इसकी पावर कितनी है? 45 को डिवाइड किससे करेंगे? 4 से करेंगे। हमें पता है 4 1 जा कितना होता है? 4। यहाँ पे कितना बचेगा? 0। नीचे कितना लाया हमने? 5 और 4 1 जा कितना होता है? 4। तो यहाँ पे हमें रिमाइंडर या शेषफल कितना मिल रहा है? 1। तो अब हम पावर कितनी रखेंगे? 57 की 1। 57 की पावर कितनी रखेंगे? 1 रखेंगे। और 1 पावर मीन्स 57 का 1 टाइम्स मल्टीप्लाई। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी माफ कीजिए, 7 हो जाएगा। यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। चलिए, गुणा से रिलेटेड भी हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ, अगर 48 मल्टीप्लाई 75 मल्टीप्लाई 37 मल्टीप्लाई 58, तो इनकी इकाई का स्थान क्या होगा वो हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो इन सभी का इकाई का अंक का गुणा करते जाइए। 8 5 जा 40, 7 8 जा कितना होता है? 56। अब वापस इसके और इसके इकाई के स्थान का गुणा कर लो। 6 0 जा कितना होता है? 0, यानी इकाई का स्थान, जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा? इकाई का अंक क्या हो जाएगा? 0। सपोज मैं एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। यहाँ पे लिखा है 38 मल्टीप्लाइड बाई 42 मल्टीप्लाइड बाई 77 मल्टीप्लाइड बाई 109। ठीक है, इसमें यूनिट प्लेस कैसे निकालेंगे? 8 और 2 का मल्टीप्लाई कितना हुआ? 16। 9 और 7 का मल्टीप्लाई 63 और इसके यूनिट प्लेस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 3 कितना होता है? 18 हमें मिला। 18 का यूनिट का प्लेस 8, यानी इकाई का अंक है वो क्या है? इकाई का अंक वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, होपफुली आपको जो मैंने यहाँ तक समझाया है वो सभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको समझ में आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है, बिल्कुल भी लगता है कि आपको यूजफुल लगी है ये वीडियो, तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। मैंने आपको जो प्रॉमिस किया है, मैं 25 क्लासेस के माध्यम से आपका जो पूरा का पूरा सीटेट और टेट के मैथ का सिलेबस है वो कंप्लीट कराऊंगा। वो 25 वीडियोस के थ्रू मैं कंप्लीट करा दूंगा। उसके बाद मैं प्रैक्टिस के लिए सेशन अरेंज करूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।